नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे के इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की खबरों का विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात बस्तर की कर लेते हैं, क्योंकि बस्तर के सिलगेर कैंप में 17 मई को हुए गोलीकांड के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच चली गोली और सवालों में घिरने के बाद पुलिस ने एक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि घटना में मारे गए लोग नक्सल सहयोगी संगठन के सदस्य थे। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उग्र ग्रामीणों की आड़ लेकर नक्सलियों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज ने इस मामले में 14 सदस्यीय जांच दल गठित किया है। हम लोगों को ये चाह रहे कि कैंप को हटाने का विरोध में हम लोग रेल प्रदर्शन किए। हम बिनात वाले कहाँ से हम गोलीबारी चला देते। गांव वाले के आड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली भी उपस्थित रहा और वो लोग लगातार कैंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की गए थे। कई राउंड फायर भी की गए थे। जमीन पर अधिकार हमारा है। बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर खोले गए सिलगेर पुलिस कैंप को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पहले गोली चलाई, जबकि पुलिस का दावा है कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने पहले कैंप पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जाहिर है पूरे घटनाक्रम पर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। दरअसल सिलगेर में पिछले एक हफ्ते से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। जवाबी गोलीबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। तीनों की शिनाख्त नक्सली सदस्य के तौर पर हुई, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या ग्रामीणों की आड़ में नक्सली कर रहे थे पुलिस कैंप का विरोध? बार बार कैंपों का विरोध क्यों हो रहा है? क्या नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण कैंपों का विरोध कर रहे हैं? नक्सली प्रोपेगेंडा को क्यों मिल रही है कामयाबी? सवाल ये भी कि गोलीबारी की नौबत क्यों आई और जनप्रतिनिधियों ने आगे आकर स्थिति क्यों नहीं संभाली? ऐसे कई सवाल हैं जो सिलगेर में हिंसक आंदोलन के बाद खड़े हो रहे हैं। स्थानीय जानकारों के मुताबिक इस घटना का सीधा लाभ नक्सलियों को होगा। निश्चित रूप से जहां भी इस तरह की घटना होती है, कैंप का विरोध होता है, तो नक्सलियों का ही हाथ रहता है जब ग्रामीण लोग सामने आकर के उसका विरोध करते हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में बस्तर ही नक्सलियों का सेफ जोन है, क्योंकि जहां जहां जंगल है नक्सली वहां सुरक्षित है, और सड़क जहां बनेगी, फोर्स जहां पहुंचेगी, तो नक्सली कमजोर होंगे। क्योंकि वो सामने आकर स्वयं विरोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं और ग्रामीणों को सामने करते हैं। तो ग्रामीणों को बलि का बकरा बनाते हैं और उनको एक चारे के रूप में इस्तेमाल करके ग्रामीणों को सामने कर देते हैं, ताकि जब ग्रामीण उग्र हों और उसके पीछे वे स्वयं खड़े होते हैं अपने हथियारों से लैस होते हैं, और जब ग्रामीण उग्र होते हैं तो पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। बस्तर में पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि नया कैंप खुलते ही इसका विरोध शुरू हो जाता है। ग्रामीणों का तर्क होता है कि पुलिस नक्सली बताकर उन्हें गिरफ्तार करती है, जबकि पुलिस तर्क देती है कि ग्रामीण नक्सलियों के दबाव में ऐसा करते हैं। बहरहाल सिलगेर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसके लिए राज्य सरकार की नीतियों को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि बस्तर में लगातार हो रहे विकास कार्यों से घबराए नक्सली ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सिलगेर है तो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के वर्तमान सरकार मंत्री हैं, हर पूर्व में जब विधायक थे तो हर छोटी घटना में उनका बयान आता था और स्वयं वहाँ पहुँचते थे। हर 6-7 दिन हो गए उनके विधानसभा क्षेत्र में उधर नहीं पहुँचना भी सोचनीय है। बस्तर में ऐसे प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पुलिस की गोलियों से किसी सिविलियन की मौत ना हो। एक तो नक्सलवादियों को नहीं मार पा रहे, परंतु गांव वालों को पुलिस की गोलियों से मर रहे। मेरी जानकारी में राज्य सरकार के पास रबर की गोलियां तक नहीं है। नक्सल विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये लोगों को सामने कर देते हैं, आम जनों को सामने कर देते हैं कि मान लो कि ऐसा संघर्ष हो कि शासन की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है और लोगों को बीच में करते हैं और उनको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो लोग नक्सलवाद के विचारधारा से जुड़ जाएगा। अरे देखो इनने ऐसा किया। बहरहाल सिलगेर कैंप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि कैंप के हटने तक वो इसी तरह अपना विरोध जताते रहेंगे और मौके पर डटे रहेंगे।
हालांकि शासन प्रशासन मामले को संभालने में जुटा है, लेकिन सिलगेर में जो मौजूदा हालात हैं वो बस्तर में नक्सलियों की बदली रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। अब सवाल है, नक्सलियों की इस नए दाव का जवाब बस्तर पुलिस किस तरह देने वाली है। बीजापुर से के संतोष के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। और देश भर में कोरोना के हालात पर विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्रियों और कलेक्टर्स के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के 54 कलेक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ 5 जिलों के कलेक्टर भी जुड़े, जिसमें रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह, कोरबा कलेक्टर किरण कौशल, जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार, बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर और बलौदाबाजार भाटापारा के कलेक्टर सुनील जैन भी शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी रोकने और सही इस्तेमाल पर जोर दिया है। पीएम ने इस दौरान दूसरी लहर के कारण बनी स्थिति पर समय रहते बेहतर तरीके से काबू पाने के लिए सरकार और प्रशासन की प्रशंसा भी की। साथ ही रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध कर कॉमन प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के भी निर्देश दिए, ताकि दूसरे जिलों और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और कोरोना के रोकथाम में काम आ सके। पीएम मोदी ने कलेक्टर से कहा कि उनकी समस्याएं और प्लानिंग पूछी, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अपने जिले के अनुरूप सभी कलेक्टर्स प्लान बनाकर काम करें। कोरोना की तीसरी लहर के लिए अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऑनरेबल सीएम साहब का भी बहुत बहुत तारीफ किया और उन्होंने बताया कि ज़िले में कलेक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़िले में बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्देशन था कि हम लोग अधिक से अधिक क्षेत्रों में जहां पर कोरोना का संक्रमण कम है उनको हम लोग कोरोना मुक्त रखें। गाँव में जो कोरोना मुक्त गाँव की संख्या को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाया जाए और साथ ही बेहतर तरीके से कम्युनिटी को जोड़कर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। और पूरे जो स्टेट का शासन है उनको बधाई दी गई और ये बोला गया कि जो हमारे प्रयास हमने किए हैं, इनोवेटिव अप्रोचेस किए हैं, उनको डॉक्यूमेंट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी शेयर किया जाए ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी वो काम आ सके। सभी जनप्रतिनिधियों के भी माध्यम से और सभी जगह पर जागरूकता जो लाई गई है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। प्रधानमंत्री जी की मुख्य जो चिंता थी वो यही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसे हमको रोकना है और इसके लिए उन्होंने जन सहयोग के माध्यम से कोरोना संक्रमण को रोकथाम करने के निर्देश दिए हैं। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्र सरकार से स्टील इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। सीएम ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्र सरकार की सचिव स्तर की समिति ने छत्तीसगढ़ के 11 इस्पात उद्योगों को ऑक्सीजन उपयोग की सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया। केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने बताया कि इंडियन स्टील एसोसिएशन से ऑक्सीजन की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव पर उद्योगों को प्रतिदिन 17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टील उद्योगों में लगातार कामकाज के संचालन के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह ने स्टील उद्योग में ऑक्सीजन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। सीएम ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बताया कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति निरंतर सुधर रही है। भविष्य में अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन की मांग आई तो स्टील इकाइयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जा सकती है। और इधर टूलकिट मामले में कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ प्रदेश भर में एफआईआर कराए जाने के विरोध में बीजेपी कल प्रदेश भर में धरना देगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर के सामने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक धरने पर बैठेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार भाजपा के हर नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने कहा कि रमन सिंह जमानत नहीं लेंगे और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हर तरह की लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी नेता ने बताया कि कांग्रेस की रिसर्च टीम ने एक टूलकिट तैयार किया है जिसके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का टास्क दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में महिला और बाल विकास विभाग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया।
बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घरों के सामने धरने पर बैठे। बीजेपी महिला मोर्चा ने पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री विवाह योजना रेडी टू ईट कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। डॉक्टर रमन सिंह ने इसका विरोध किया, ट्वीट किया, तो भूपेश बघेल की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ जो गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड नियमों का पालन करते हुए 21 मई को 12 से 2 बजे के मध्य अपने घरों के सामने धरने पर बैठेंगे। ये महिला एवं बाल विकास विभाग में पूरी तरह से भ्रष्ट है। रेडी टू ईट का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें भारी गड़बड़ी और निम्न स्तर के सामान बेटियों को दिया जा रहा है, जो कि बेटियों से छला जा रहा है। संगठन के लोग जो निर्देश करेंगे हम उसके तहत आगे कार्रवाई करेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट करके भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल को जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि प्रिय देवजी भाई पटेल जी, आपकी सूचना गलत है। राज्य सरकार ने कोई कानून कोरोना के लिए नहीं बनाया है। दूसरे राज्यों की तरह हम भी आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र के आदेशों का पालन कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आपने पत्र में और धनराशि गलत पते पर भेजी है, इसे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी को भेजें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने कोरोना मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और इसी पत्र में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार अब बची नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार के अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में 25 रुपए का चेक भेजा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से मौत पर परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार को 1 लाख की राशि, जी हां, पीड़ित परिवार को 1 लाख की राशि देगी। वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया और इसका आज ऐलान किया। शिकिल ब्योहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिकिल, कोरोना से मौत पर परिवार को अनुग्रह राशि मिलेगी, तो ये क्या सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी या फिर जो कॉन्टिजेंसी पद पर है या दैनिक वेतन भोगी उनके लिए या नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी है? देखिए, जिस प्रकार से आज बैठक यहाँ पर हुई है और उसमें साफ तौर पर कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई और जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि कोरोना से मृतक जो व्यक्ति हैं उनके परिवारों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। लेकिन अभी इसमें बताया यहाँ पर गया है कि ये जो राशि है, ये आखिर राशि किसको यहाँ पर मिलेगी। तो साफ तौर पर इसमें जो सरकार के जो कर्मचारी यहाँ पर है उनको भी यहाँ पर लिया गया है और साथ ही साथ किन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा यहाँ पर जाना है, इसको लेकर विचार मंथन किया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट स्थिति यहाँ पर की गई है कि सरकार जो है कोरोना योद्धा यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर के आधार पर आने वाले जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर थे उनके लिए यह घोषणा यहाँ पर ऐलान यहाँ पर किया है। और इसके अलावा इन लोगों को भी यहाँ पर देखा जा रहा है और जो सामान्य परिवार के थे जिनकी मौत जो है वो कोरोना से यहाँ पर हुई है, इसको लेकर विचार मंथन यहाँ पर किया गया। साफ तौर पर निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है कि इसे देखा यहाँ पर जाए कि इन योजना में किन्हें यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। और साफ तौर पर ये यहाँ पर कहा गया है कि मृतक जो परिवार है उनको 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की जो घोषणा है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर की है। इसके अलावा विधायकों जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर चर्चा की उसमें जिलों की जो स्थिति है उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की है और साथ ही साथ जो तीसरी लहर, जो तीसरी थर्ड वेव आने की बात यहाँ पर चल रही है उसको लेकर भी अलर्ट रहने की बात यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। जी, शुक्रिया शिकिल इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ सरकार शुक्रवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त देगी। यह किश्त 2020-21 में धान बेचने वाले 21.5 लाख किसानों को मिलेगी। सरकार इस योजना के लिए बजट 5,703 करोड़ रुपए स्वीकृत कर चुकी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्य सरकार अपने किसानों से किया हुआ वादा हर हाल में पूरा कर रही है। इस साल भी प्रदेश के किसानों को 1500 करोड़ रुपए की पहली किश्त किसान न्याय योजना के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना की पहली किश्त के रूप में गोबर बेचने वालों को 7 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि का भुगतान होगा और कार्यक्रम में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी
राहुल गांधी भी वर्चुअल जुड़ेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों को पहले किस्त दी जा रही है। किसान न्याय योजना पिछले वर्ष से संचालित की जा रही है और इस साल भी पहला किस्त राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पे कल किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। 21.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1,500 करोड़ रुपया के आसपास की राशि हस्तांतरित किया जाएगा। किसानों को अब डीएपी प्रति बोरी 1200 रुपए में मिलेगी और इस पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। एक और भाजपा ने इस फैसले को पीएम मोदी की किसानों के प्रति संवेदनशीलता बताया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार दूसरी खादों की कीमत भी कम करे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार केवल डीएपी की कीमत कम कर रही है, जबकि एनपीके, एमओपी, फॉस्फेट और पोटाश समेत दूसरे रासायनिक खादों की कीमत में कोई कमी नहीं की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लिहाजा उन्होंने केंद्रीय कृषि और उर्वरक मंत्री को सभी खादों की कीमत पर फिर से फैसला लेने, कीमत कम करने के लिए फिर से पत्र लिखने की भी बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा रासायनिक खादों के दाम में भी बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद किसानों को 1200 रुपये में डीएपी ही मिलेगा। मैं फिर से आज माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी को पत्र लिखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा, आपने डीएपी की कीमत तो कम किया और उसमें सब्सिडी दी, पर पूरे हिंदुस्तान के किसानों के सामने आज की जरूरत है अन्य जो फर्टिलाइजर है उसमें जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको भी वापस लिया जाना चाहिए। अब 500 रुपए के बदले में 1200 रुपए सब्सिडी बढ़ाई गई है और किसानों के जो खाद के रेट हैं डीएपी के 2400 के बदले में 1200 रुपए किसानों को उपलब्ध होगी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट की राशि किसानों के लिए खर्च की गई है। और कोरबा नगर निगम में आज जमकर हंगामा हुआ। नगर सरकार में बैठे कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त, मेयर और सभापति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 15 पार्षदों ने बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन किया और अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। दरअसल पार्षदों का गुस्सा कोरोना काल में वार्ड में गरीबों को सूखा राशन नहीं बांटने और माकूल इंतजाम नहीं किए जाने को लेकर था। पार्षदों ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल से जारी लॉकडाउन के बीच गरीब हितग्राहियों, बाहर से कमाने आए लोगों जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनकी जीवन यापन या खाद्यान्न वितरण पर कोई फोकस नहीं किया गया, जबकि पार्षद अपनी निधि से राशि देने में सहमत थे। आंदोलनकारी पार्षदों ने कहा कि बार बार महापौर, सभापति और आयुक्त से आग्रह किया गया, फिर भी सूखा राशन वितरण को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई गई। मेयर इन काउंसिल के सदस्य होने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। कोविड-19 का दूसरा लहर है और जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो कमाने खाने आए हैं, जिनका कोई व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी लोग एक सूखा राशन नहीं भिजवा पा रहे हैं। 3-3 हजार रुपये राशन कार्ड में लेके बना रहे हैं। नगर पालिका निगम में जो कमीशन खोरी करेगा वो नहीं रहेगा या अपन नहीं रहेंगे, इसलिए अपन इस्तीफा दे रहे हैं। जो गरीब है, जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बना हुआ है, जो राशन विहीन परिवार है, जो राशन कार्ड विहीन परिवार है, उनको अभी तक राशन नहीं दिया गया है। पार्षद होकर हम काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें काम करने नहीं दिया रहा है। हम आम आदमी बन के वैसे ही सेवा जनता करते रहेंगे, इसलिए हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय जांच प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को मान्यता दे दी है। इस संबंध में सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ को आदेश जारी किया है कि जारी आदेश में कोरोना संक्रमण के चलते विभागीय जांच प्रकरणों की नियमित सुनवाई एक निश्चित समय अवधि में नहीं हो पा रही है, जिससे जांच प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए राज्य शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने की मान्यता दे दी है। शासन के इस फैसले से विभागीय जांच प्रकरणों के त्वरित निराकरण में आसानी होगी और लंबित प्रकरणों की संख्या भी घटेगी। सरकार ने सभी विभागों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
और छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मैनपाट वैक्सीनेशन के लिए भी मिसाल पेश कर रहा है। यहां के तिब्बती समुदाय के लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए न केवल खुद 90% लोगों ने वैक्सीन लगवाई, बल्कि पिछड़े माने जाने वाले माझी समुदाय को भी जागरूक करने का काम किया है। मुहिम भी ये चला रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है। दरअसल सरगुजा जिले के मैनपाट में 7 कैंपों में तिब्बती समुदाय निवास करता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर तिब्बती समुदाय के लोगों ने जागरूकता पेश की। 45 वर्ष से ज्यादा के वैक्सीनेशन में करीब 90% से ज्यादा लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवा ली और इसके अलावा 18 से 44 वर्ष के युवाओं ने भी करीब 95% वैक्सीनेशन करवा लिया है। स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूकता दिखाने की जरूरत है ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। और चलिए आज छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। सीधे आपको अपडेट बताते हैं। 5212 कोरोना मरीज पूरे छत्तीसगढ़ में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 113 मरीजों की मौत हुई है कोरोना से। वहीं अब तक 9,36,423 संक्रमित हुए हैं छत्तीसगढ़ में। आज की अगर बात हम आपको बता रहे हैं और अब तक हम आंकड़ों की बात कर ले इसमें मौतें हुई है तो अब तक 12,295 मरीजों की मौत हो चुकी है और आज 9,501 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 8,42,662 मरीज ठीक भी हुए हैं और एक्टिव मरीजों की बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो ये आंकड़ा 1 लाख के नीचे आ चुका है। 81,446 मरीज। चलिए सीधे हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, 9,36,423 संक्रमित अब तक मिल चुके हैं और बड़ी बात यह कि आज जो पॉजिटिव मरीज हुए थे वो सबसे ज्यादा आज उनकी छुट्टी हुई है, अस्पताल से वो घर गए। लगभग हम बात करें तो 9,501 मरीज जो कि कोरोना से प्रभावित थे ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। देखिए एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यदि डेली अपडेट पे देखा जाए तो एक्टिव केस जो है हमारे यहाँ 1 लाख से नीचे पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि लगातार मरीज की संख्या बढ़ रही थी और अब पिछले कुछ समय से देखा जाए तो जो नए मरीज की संख्या जो मिल रही है उसके मुकाबले जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी और यही वजह है कि टोटल एक्टिव केस जो 1 लाख के नीचे पहुँच गया है। पिछले 24 घंटे की नई रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास नए मामले मिले हैं। 5,212 मरीज मिले हैं पूरे राज्य में, लेकिन ठीक होने वालों की बात करेंगे तो 9,500 के करीब मरीज ठीक हुए हैं। और उसी तरीके से रायपुर में बात करें तो लगभग 260 मरीज नए केस सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या जब से पिछले कुछ समय से ये देखने को मिल रहा था कि संक्रमण की दर कम हो रही है, नए मरीज भी कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ के आंकड़े जो मौत के आंकड़े वो कम नहीं हो रहे थे, कंट्रोल नहीं हो रहे थे और अब धीरे धीरे वो भी काफ़ी कुछ कंट्रोल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कंट्रोल में हो रही है और लगातार राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं उसका असर दिख रहा है कि लगातार मामले कम हो रहे हैं और चाहे पॉजिटिविटी रेट बोले चाहे रिकवरी रेट बोले सब में बेहतर रिस्पॉन्स है देखने को मिल रहा है। अब जी शुक्रिया स्टार इस तमाम बातचीत के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि 1 लाख के नीचे आंकड़ा आ चुका है और अगर इसी तरह से जांच बढ़ती रही तो और भी लोग ठीक होकर या आइसोलेशन में होकर ठीक होंगे और साथ ही साथ ये आंकड़ा कम होगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।